राजधानी यानी कि जयपुर की, जहां पर राज्य की 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम ने कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ता से काम कर रही है। उन्होंने साफ किया कि किसी भी विभाग में किसी भी लेवल पर भ्रष्टाचार की सूचना मिलते ही संबंधित एजेंसियों के द्वारा तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाती है। बेठम ने हाल ही में सामने आए जल जीवन मिशन घोटाले का उल्लेख करते हुए बताया कि इसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की गई है, जिसमें पूछताछ के बाद कई अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जो कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, उसी के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। जहां भी हमको कोई सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति कहीं भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई करने की हमारी एजेंसियों का जो काम है वो करते हैं। अभी जल जीवन मिशन में हुए बड़े स्तर के घोटाले की जांच हमारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की और उसमें बहुत अधिकारियों को जांच के बाद गिरफ्तार किया। जो लोग नहीं मिल पाए उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, क्योंकि जांच एजेंसी की एक प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति देश छोड़ के नहीं जा सके और जो उनके रिकॉर्ड में दोषी है उस दोषी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि किसी भी विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ हो उसकी परतें खुलेंगी, भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है, इनके मंत्री जेल गए हैं और भी कई जानकारियां जांच एजेंसियों के पास हैं। निश्चित रूप से पूरे सबूत इकट्ठा करके जिन जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, संभावित जो जांच एजेंसी को लगता है कि कौन व्यक्ति कहां कब जा सकता है, उसके खिलाफ जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई करती हैं। उसी के तहत एसीबी ने अपनी कार्रवाई। तो जवाहर सिंह बेठम ने जो कहा उससे साफ है कि अब बीजेपी सरकार शुद्धिकरण की तरफ बढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजस्थान को नशा मुक्त बनाने का अभियान। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के बाद में रेंज आईजी राकेश मीणा भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया। भारी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद करके 5 आरोपियों को धर दबोचा गिरफ्तार किया गया। शाम होते होते अवैध मादक पदार्थों की खेती का खुलासा हुआ। तो एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाइयां होती है। डोडा पोस्ट बरामद किया जाता है इस कार्रवाई के तहत, और शाम होते होते अवैध मादक पदार्थों की खेती का भी खुलासा होता है। लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो राजस्थान को नशा मुक्त बनाने का अभियान है वो चरम पर होता हुआ दिख रहा है, और एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाइयों का डंडा भी चलता है। और इस कार्रवाई के तहत 5 आरोपी धर दबोचे गए, खाकी के शिकंजे में है। और शाम होते होते अवैध मादक पदार्थों की खेती का भी खुलासा होता है। तो एक के बाद एक तमाम पन्ने जो है वो खुलते जा रहे हैं, और पूरी तरह से आईजी राकेश मीणा भी एक्शन मोड में है। कार्रवाइयों को धड़ल्ले से करते हुए दिखाई देते हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होती है और 2 कार्रवाइयां तुरंत की जाती है, और ऐसे में 5 आरोपी खाकी के शिकंजे में होते हैं, धर दबोचे जाते हैं। तो नशा मुक्त बनाने का जो अभियान है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वो जोरों पर चल रहा है, और ऐसे में तमाम टीमें एकजुट होकर के लगी हुई है। और ऐसे में भारी मात्रा में डोडा पोस्ट भी जब्त किया गया है इस कार्रवाई के तहत। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए में अब आमजन को राहत देने के लिए आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत
पोर्टल पर ई साइन और रियल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दस्तावेज अपलोड करने से लेकर उनके अंतिम अनुमोदन तक की पूरी कार्रवाई अब एंड टू एंड डिजिटल मोड में की जाएगी, जिससे आवेदकों को बार बार कार्यालय के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। तो जेडीए ने सुशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 3 साल से ज्यादा पुराने लंबित मामलों के तुरंत निस्तारण के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही पुराने मैनुअल आरक्षण पत्रों और लेगेसी डेटा का डिजिटलीकरण भी शुरू कर दिया गया है। ई साइन युक्त दस्तावेजों से न केवल प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाएगी बल्कि रिकॉर्ड प्रबंधन भी मजबूत होगा। इस नवाचार से प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आमेर में स्थित मावठा झील में बोटिंग सेवा का ट्रायल आज से शुरू हो चुका है। दोपहर 2 बजे से ट्रायल रन की शुरुआत हुई। 22 फरवरी के बाद आधिकारिक रूप से पर्यटकों के लिए बोटिंग खुलेगी। 25 पैडल बोट, 5 शिकारा और 20 और 30 सीटर लग्जरी बोट भी उपलब्ध रहेंगी। तो यहाँ तक कि आपको बता दें कि पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। लाइव लोक संगीत के साथ ही 30 सीटर बोट खास अनुभव देगी। सुरक्षा के लिए 2 रेस्क्यू बोट और 6 गार्ड भी तैनात रहेंगे। तो आप आनंद तो उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के लिए भी आप लोगों के लिए पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। तो आमेर से गुड न्यूज पर्यटकों के लिए कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से मौसम सुहावना होता जा रहा है, तो वहीं सौगातें भी मिलती जा रही है। और अब बात जालौर के चितलवाना की, जहां पर सिवाड़ा रोड में विवाहिता ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या की। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों को घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ब्लर करके तस्वीरों को दिखाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। तो कहीं था है कौन मामलो के हो इनकी नहीं मामलो मैं तो कोई को दे क्यों थारे कितने बजे रात बात हुई क्यों बीन नहीं तो भाई मैं नहीं तो बोली नहीं मैंने कहीं गयो मैं ब्याड़ू कर ले ना कि मैंने ब्याड़ू भाव को हाँ भाई बाप नड़ न गयो हो मैं नहीं गयो। सुबह कितने बजे दे गए थे? सुबह कितने बजे दे गए थे? कितना नहीं आना कितने बजे दे गए लटक दे? मैं 8 बजे सुबह। सिरोही के पिंडवाड़ा से गंभीर मामला देखने को मिला, जहां पर स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ में दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवती 3 से 4 माह की गर्भवती थी और मानसिक तनाव में आकर उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे स्वरूपगंज अस्पताल लेकर के पहुंचते हैं, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में सिरोही और फिर गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया। उदयपुर में इलाज के दौरान युवती की मौत हुई। पुलिस ने महाराणा भोपाल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और तीनों युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शव को स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो इलाज के दौरान युवती की मौत होती है। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बाइक चोर का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। तस्वीरें देख लीजिए। कार्रवाई एडिशनल एसपी नरपत सिंह और डीएसपी गोपीचंद मीणा के निर्देशन में होती है। एक आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जबकि दूसरा बांसवाड़ा के पीपलवा का रहने वाला है। एक नाबालिग को डिटेन किया गया। इस कार्रवाई से जिले में वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो 10 चोरी की बाइक बरामद हुई। बांसवाड़ा जिले के अंदर में लगातार हो रही बाइक चोरी के मामले के अंदर में बांसवाड़ा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस वक्त मैं कोतवाली थाना परिसर के अंदर में खड़ा हुआ हूं और तमाम अगर मेरे पीछे आप देखते हैं तो यही पुलिस के जवान हैं जिन लोगों ने यहां पर जो बाइकें चोरी हुई थी इन बाइकों को यहां पर रिकवर किया है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और भी बाइकें यहां पर लगातार जब्त करने का जो काम है लगातार कोतवाली थाना पुलिस कर रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एडिशनल एसपी नरपत सिंह और डीआईएसपी गोपीचंद के सुपरविजन के अंदर में कोतवाली के सीआई बुद्धाराम बिश्नोई
कार्रवाई ने और उनकी टीम ने, यहाँ पर जाबाज टीम है, ये जाबाज पुलिस के जो जवान है, इन्हीं जाबाज पुलिस के जवानों ने यहाँ पर इस बाइक चोरी का पूरा नेटवर्क का पूरा खुलासा किया है और यहाँ पर बाइक जब्त की है। जिन लोगों की बाइक है उन लोगों को वापस दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जिन आरोपियों ने इन बाइकों को चोरी की गई है उनके खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई करी। हमारे साथ के अंदर में खास बातचीत करने के लिए सीआई साहब है। सीआई साहब, कितनी बड़ी कार्रवाई है इसको? ये पिछले 2 महीने से शहर में लगातार सिलसिलेवार चोरी की वारदातें हो रही थी, तो इसमें तकनीकी संसाधन, मुखबिर तंत्र तथा विशेष टीम गठित करके अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। अब तक 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है तथा 1 को डिटेन किया है तथा लगभग 1 दर्जन मोटरसाइकिलें जो है उनका पता चला है, जिसमें से 10 मोटरसाइकिलें जब्त हो गई है और अभी और भी मोटरसाइकिलों के बारे में खुलासा होना बाकी है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इन लोगों को क्या भारी नेटवर्क भी है? भारी कुछ नहीं है, तो आते हैं 2-3 जने आते हैं और आके मोटरसाइकिल उठा के और फिर चले जाते हैं। ये बेसिकली एमपी बाजना की तरफ ले जाके मोटरसाइकिलें बेच देते हैं। तो ये थे मेरे साथ के अंदर में कोतवाली के सीआई बुद्धाराम बिश्नोई। इनका कहना है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग बांसवाड़ा से बाइकें चोरी करते थे और मध्य प्रदेश के इलाके में ले जाकर बेच देते थे, लेकिन पुलिस को लगातार चोरी की सूचना मिल रही थी। इसके बाद के अंदर में पुलिस ने सख्ती आजमाई और आखिरकार कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की गई। तो उन पूछताछ के अंदर में उन लोगों द्वारा 1 दर्जन बाइक चोरी की वारदात करना कबूल की गई। पुलिस लगातार कार्रवाई की तो पुलिस को यह सफलता मिली है। तमाम जो बाइकें, यहाँ पर 8 से 10 बाइकें हैं, इनको यहाँ पर पुलिस ने इन जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनके कब्जे से इन बाइकों को जब्त किया गया। पुलिस को अभी भी उम्मीद है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर में और भी बाइक जब्त होंगी और कई आरोपी भी गिरफ्त के अंदर में होंगे। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। पाली और सिरोही में आईओसीएल गैस और डीजल पाइपलाइन से हो रही चोरी को रोकने के लिए जोधपुर रेंज के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पाली और सिरोही के पुलिस अधिकारी, आईओसीएल के चीफ इंजीनियर ओम प्रकाश मीणा और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को पाइपलाइन सुरक्षा मजबूत करने, नियमित गश्त और तकनीकी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई और वहां सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया, ताकि चोरी की घटनाओं पर तुरंत कंट्रोल पाया जा सके और अपराधियों में कानूनी भय भी स्थापित हो। मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जोधपुर से बेस ऑफिस से हूँ। तो हमने आईजी साहब से रिक्वेस्ट किया था कि एक सारे थाना अधिकारियों के साथ में जो पाली और सिरोही डिस्ट्रिक्ट थे उनके साथ में हमारा एक मीटिंग होना चाहिए। तो उन्होंने 8 की तारीख में ऑर्गेनाइज कराया था। पाली और सिरोही के एसपी साहब की अध्यक्षता में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। हमारी पाइपलाइन राजस्थान में ये पाइपलाइन जाती है इंडियन ऑयल का, जो क्रूड ऑयल और प्रोडक्ट ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। ये जो क्रूड ऑयल है वो 3 रिफाइनरियों को सप्लाई किया जाता है, बड़ौदा रिफाइनरी और मथुरा और पानीपत रिफाइनरी। जो कच्चा तेल होता है, कच्चे तेल को प्रोडक्ट पे बदल दो। प्रोडक्ट मतलब पेट्रोल और डीजल जो रिफाइनरी से वापस पब्लिक तक जो पहुंचाए जाते हैं वो पाइपलाइन के थ्रू डिपो तक पहुंचाया जाता है। डिपो से फिर टैंकर के थ्रू जाता है पेट्रोल पंप तक। तो उससे संबंधित हमारी पाइपलाइन। और अब बात सुमेरपुर की करेंगे, जहां पर गुरुवार को नगर पालिका सुमेरपुर के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत शहर में व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के अंतर्गत पालिका के विभिन्न वार्ड में सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करके आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 फरवरी को आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को मेरा शहर साफ हो, इसमें सबका हाथ हो का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जन सहभागिता बेहद जरूरी है। अभियान के दौरान लोगों को घरों में सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और गीले कचरे से घरेलू खाद तैयार करने के लिए प्रेरित भी किया गया। तो नगर पालिका सुमेरपुर के द्वारा ये नई शुरुआत। अजमेर के किशनगढ़ की बात करेंगे, जहां पर जयपुर रोड हाईवे पर बड़गांव टोल क्षेत्र से दहशत फैलाने वाली एक घटना देखने को मिली है, जहां पर एक बारात में जा रहे नशे में धुत युवक ने खिलौना पिस्तौल दिखाकर टोल कर्मियों को डराया भी और जमकर हंगामा भी किया। ये वीडियो आप देख लीजिए। कार से अचानक उतरकर युवक ने टोल बूथ कर्मी पर नकली पिस्टल तान दी और टोल बूम ऊंचा करवाकर अपनी कार दौड़ा ले गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। युवक ने किशनगढ़ के साथ साथ दूदू पचेवर टोल में भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया। टोल मैनेजमेंट की शिकायत पर किशनगढ़
शहर थाना पुलिस और पचेवर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक को पचेवर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल किशनगढ़ शहर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो आप ये वीडियो देख लीजिए। टोंक के देवली में दूनी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। जयपुर रोड पर धांधोली कट के पास में एक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे 12 साल के बालक और उसके दादा की मौत हुई। हादसे का शिकार हुआ परिवार एक कार्यक्रम से वापस घर लौट रहा था, तभी निवारिया कट के पास में बेकाबू कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार बाइक सवारों को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कार के भीतर शराब की बोतलें मिली, जिससे चालक के नशे में होने की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा है, तो वहीं 2 अन्य घायलों का इलाज कोटा के अस्पताल में जारी है। तो बेकाबू कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और एक कार्यक्रम से घर लौट रहा था परिवार। हादसे में 2 अन्य परिजन भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। बांसवाड़ा में राज्य सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण विरोधी अभियान के तहत खाद्य और रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुशलगढ़ के बोहरावाड़ी इलाके में एक निजी आवास और 4 होटल पर छापेमारी की। रसद अधिकारी ओम प्रकाश के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के दौरान करीब 30 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए, जिनमें आधे से ज्यादा भरे हुए पाए गए, जबकि कुछ खाली थे। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि घरेलू उपयोग के सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि नियमों का उल्लंघन है। विभाग ने जब्त सिलेंडरों को कब्जे में लेकर संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और चेतावनी दी है कि अभियान के तहत अवैध गैस भंडारण और रिफिलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गैस की अवैध रिफिलिंग, घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के लिए अभी कार्रवाई चल रही है। आज कुशलगढ़ में 4 प्रतिष्ठान, जिसमें होटल नीलकंठ, वॉल रेस्टोरेंट, त्रिमूर्ति रेस्टोरेंट और दाऊदी बोहरा समाज का जमात है, वहाँ खाना बन रहा था, वहाँ कार्रवाई की है। उसके बाद एक खोजे में भाई के मकान पर अवैध भंडारण कर रखा था, जहाँ पर 24 सिलेंडर पाए गए हैं, जिनको जब्त कर कार्रवाई। उदयपुर रेंज के डीआईजी अजय सिंह आज प्रतापगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर डीएसटी शाखा का निरीक्षण किया और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली का गहन जायजा लिया। उनके दौरे को लेकर के पुलिस महकमे में पूरे दिन हलचल बनी रही। उन्होंने वहां मौजूद अभिलेखों, मामलों की प्रगति और अपराध कंट्रोल से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से फील्ड लेवल पर हो रही कार्रवाई और अपराधों के खुलासे की हालत की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डीआईजी अजय सिंह ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुचामन सिटी में राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन और राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द ही राजस्थान में लागू होगा। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत भी किया, जिसमें बार काउंसिल अध्यक्ष यानी कि दिनेश सिंह बरवालिया और पर्वतसर बार संघ अध्यक्ष अनिल जोशी सहित कई वरिष्ठ और युवा अधिवक्ता मौजूद रहे। भुवनेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वकीलों की सुरक्षा को गंभीरता से देखा जा रहा है और एडवोकेट वेलफेयर फंड में मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए आभार भी जताया। उन्होंने वकीलों के भविष्य की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा, जैसे सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को सेवानिवृत्ति के बाद में पेंशन मिलती है, वैसे वकीलों के लिए भी दुर्घटना या पेशा छोड़ने पर आर्थिक सहायता की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए वेलफेयर राशि बढ़ाने की मांग भी की है। युवा वकीलों को प्रेरित करते हुए उन्होंने ईमानदारी और समर्पण के साथ हमेशा अपने मुवक्किल की जीत के लिए प्रयास करने का संदेश दिया। कागज में ही नहीं है, राजस्थान सरकार के द्वारा उसको पारित भी कर दिया गया था। कुछ उसमें कमियां थी उस एक्ट को लेकर के, और इसके प्रोटेक्शन एक्ट को हमारे गवर्नर साहब ने इवन देन राष्ट्रपति साहब के यहाँ भेज दिया था।
और उसमें कुछ संशोधन के बारे में रिवर्स फाइल आई हमारी और लॉ सेक्रेटरी के यहाँ से उस फाइल को कंप्लीट कर दिया गया है। अभी जब मैं कुछ समय पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी से मिला तो उनसे कई विषयों पर चर्चा हुई, तो उन्होंने हमें सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ सभी अधिवक्ताओं की तरफ से, उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए हमारे वेलफेयर फंड में दिए और उन्होंने वादा किया कि हर साल मैं 5 करोड़ रुपए आपकी संस्था को दूंगा, जो कि वेलफेयर फंड में सरकार के एडवोकेट। नवा बाईपास स्थित मेडिकल कॉलेज के पास में करोड़ों रुपए की लागत से बनी नई सब्जी मंडी सालों से आवंटन का इंतजार कर रही है और इसी मांग को लेकर फल सब्जी मंडी आढ़तिया यूनियन के बैनर तले व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि करीब 11 से 12 साल पूर्व पारित और लगभग 6 वर्ष पहले पूरी तरह तैयार हो चुकी इस मंडी में मूलभूत सुविधाएं मौजूद है, लेकिन अब तक भूखंड आवंटित नहीं किए गए। खाली पड़ी मंडियां खंडहर में तब्दील होने लगी है और असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बनती जा रही है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द आवंटन नहीं हुआ तो मरम्मत और पुनर्निर्माण का भारी खर्च उठाना पड़ेगा। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। हनुमानगढ़ के असामाजिक तत्वों का अड्डा बनने का आरोप यहां पर लगा है। नई सब्जी मंडी के आवंटन की मांग यहां पर लगातार जोर पकड़ती जा रही है और इसी के तहत कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। मंडी आढ़ती यूनियन के प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर साहब से मिले मंडी आवंटन की प्रक्रिया के लिए और उन्होंने काफी जल्दी समस्या का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया है और तुरंत प्रभाव से मंडी वहाँ आवंटन की प्रक्रिया के लिए आश्वासन मांगे ये कि पहले तो सबसे पहले वहाँ आवंटित किए जाए तुरंत प्रभाव से, हम ताकि हम अपना भवन वगैरह बना के वहाँ व्यापार। बांसवाड़ा में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। शहर में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के नेतृत्व में एक भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। तस्वीरें देख लीजिए। इस मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीएसपी सहित कोतवाली और राज तालाब थाना क्षेत्र के थानाधिकारी और पुलिस के विभिन्न बटालियनें शामिल रही। फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों से होकर के गुजरता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन के बीच में सुरक्षा का विश्वास जगाना और उन्हें भय मुक्त वातावरण में त्योहार मनाने का संदेश देना था। एसपी सुधीर जोशी ने 2 टूक शब्दों में साफ किया कि त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है और किसी भी अप्रिय घटना या फिर अनुशासनहीनता पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और बांसवाड़ा के अंदर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर यहां पर पुलिस के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और बांसवाड़ा शहर के अंदर में एक संदेश दिया जा रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस अधीक्षक इस पूरी टीम का यहां पर सुपरविजन कर रहे हैं और तमाम पुलिस के अधिकारी हैं यहां पर कहें तो इस फ्लैग मार्च के अंदर में शामिल हैं। फ्लैग मार्च के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बांसवाड़ा के अंदर में शांति व्यवस्था कायम रहे और आगामी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से बने रहे। बस इसी संदेश को लेकर पुलिस अधीक्षक, तमाम पुलिस के अधिकारी और तमाम पुलिस यहाँ पर जो अगर कहें अलग अलग टीम की यहाँ पर जो टुकड़ियां हैं वो इस फ्लैग मार्च के अंदर में शामिल है। ऐसे के अंदर में पुलिस अधीक्षक का ये संदेश है कि बांसवाड़ा के अंदर में शांति व्यवस्था कायम रहे और आगामी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मने, इसी को लेकर ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पूरे बांसवाड़ा शहर के अलग अलग कॉलोनी में होते हुए ये वापस से सूरजपुर चौकी पहुंचेगा। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन। बाड़मेर के बायतू में हाई टेंशन विद्युत ट्रांसमिशन लाइन और टावर के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का 14वें दिन भी धरना जारी है। भोजासर ग्राम मुख्यालय पर आयोजित अनिश्चितकालीन धरने में बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं यहां पर शामिल हुई और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, मुख्य सचिव और बालोतरा पुलिस अधीक्षक को भी प्रतिलिपि यहां पर भेजी गई। किसानों का कहना है कि सरकार और प्रशासन उनके धैर्य की परीक्षा न ले और तुरंत मांगों पर सहमति दे, अन्यथा आने वाले दिनों में बायतू और आसपास के गांवों के हजारों ट्रैक्टरों के साथ में विशाल रैली कर बाड़मेर कलेक्ट्रेट और जोधपुर संभाग आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, किसानों की है। 14वें दिन भी इनका धरना जारी है और कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है और रैली और घेराव की चेतावनी इन लोगों ने दे डाली है। बायतू किसानों का 14वें दिन लगातार धरना। देखिए, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो बिल्कुल इन कंपनियों का दलाल और गुलाम बन के रह गया है। जब किसानों को वार्ता के लिए
न्योता दिया, हमें टोल पे बुलाया। जब हम भोजेसर के अंदर अनिश्चितकालीन धरने पर थे, तब हमने बाड़मेर कूच का ऐलान किया। जब हम बाइतू आए तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि भी आप टोल प्लाजा निमाणियों की ढाणी पे चले, वहाँ पर आपसे बाड़मेर SDM, बाड़मेर जिला परिषद CO, UIT सचिव और अन्य पुलिस के जितने भी अधिकारी आला, उनके साथ आपकी वार्ता कराई जाएगी। जब हम लोग निमाणियों की ढाणी टोल प्लाजा सैकड़ों ट्रैक्टरों और व्हीकलों के साथ पहुँचे, तो वहाँ पर हम लोगों को वार्तालाप के अंदर ये लिखित में दिया कंपनी के लोगों ने कि जब तक आपके साथ में सफल वार्ता नहीं हो जाती, किसान जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग कंपनी के लोग हैं जो आपके खेतों में कार्य। और चूरू की बात करेंगे, जहां पर रतनगढ़ से दर्दनाक हादसे की खबर देखने को मिली है। गांव कनवारी के रहने वाले एक युवक की पानी के कुंड में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक रोज की तरह सुबह खेत गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मोटरसाइकिल और जूते कुंड के पास पड़े मिले। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो युवक का शव कुंड में तैरता मिला। सूचना पर पहुंची रतनगढ़ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंपा और प्रथम दृष्टया पैर फिसलने से हादसा होना सामने आ रहा है। तो चूरू के रतनगढ़ का ये पूरा मामला है और एक व्यक्ति की मौत हुई है, कुंड में डूबने से युवक की मौत हुई है, जान चली जाती है। युवक के परिजनों में शोक का माहौल है। और अब बात राजधानी यानी कि जयपुर के पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल की दूसरी जनसुनवाई। 21 फरवरी को सांगानेर सर्किल के थानों की जनसुनवाई सामुदायिक केंद्र सांगानेर में होगी। सांगानेर, प्रतापनगर, रामनगरिया और मालपुरा गेट थानों की परिवादियों की सुनी जाएगी तमाम समस्याएं। 21 फरवरी को दोपहर 12 से 2 बजे तक का समय मुकर्रर किया गया और श्री राम नगर कॉलोनी स्थित सामुदायिक केंद्र में ये जनसुनवाई होनी है। संबंधित इलाके के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण होगा। उद्देश्य आमजन को तत्काल राहत पहुंचाने पर खासा फोकस रहेगा। तो जनसुनवाई का समय भी मुकर्रर किया गया है। 21 तारीख दिन के समय होनी है, सामुदायिक केंद्र में होनी है और जो भी जनता की समस्याएं होंगी, जो परिवादी होंगे, उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करने का आश्वासन यहां पर दिया गया है। और चलिए बात दौसा की, जहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दौसा जिला अस्पताल में सिलिकोसिस पीड़ित मरीजों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना है। तस्वीरें आप देख लीजिए। पूर्व सीएम गहलोत जो है सिलिकोसिस से पीड़ित मरीजों से मिलते हैं और उनका हालचाल जानते हैं। गहलोत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आर्थिक सहायता रोकना पीड़ितों के साथ में क्रूरता है और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि कार्ड तो बनाए जा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। उन्होंने मरीजों को पेंशन और राहत राशि नहीं मिलने पर चिंता जताते हुए कहा कि ऑक्सीजन और दवाइयों पर भारी खर्च के कारण परिवार आर्थिक संकट में है, जबकि मृतकों के परिजन भी सहायता के लिए भटक रहे हैं। गहलोत ने याद दिलाया कि 2013 में सिलिकोसिस नीति शुरू हुई थी और 2019 में राहत राशि बढ़ाई थी। गहलोत ने सरकार से तुरंत सहायता जारी करने और इलाज व्यवस्था सुधारने की मांग की है। और चलिए बात बीकानेर के खजुवाला की, जहां पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए। अचानक नील गाय सामने आ जाने से यह हादसा हुआ। एक युवक की मौके पर मौत हुई। दोनों घायलों को खजुवाला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद में 20 साल के युवक को पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। अन्य 17 वर्षीय युवक का उपचार खाजूवाला अस्पताल में जारी है। हादसे की सूचना पर पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची है। तो अचानक से नील गाय सामने आ जाती है, जिसके चलते एक युवक की मौत होती है। दर्दनाक हादसा होता है और ऐसे में एक युवक की जान चली जाती है। 2 घायल होते हैं जिन्हें खाजूवाला अस्पताल में एडमिट करवाया, वहां पर ट्रीटमेंट उनका जारी है और 20 वर्षीय युवक को पीबीएम अस्पताल में रेफर किया गया है। नील गाय सामने आ जाने से एक युवक की मौत हो जाती है, 2 गंभीर रूप से जख्मी है। आप सोचिए, आप सोचते क्या है, होता कुछ और है। और ऐसे में जो ये युवक जा रहे होंगे, क्या ही सोचा था कि अचानक से एक नील गाय आ जाएगी और एक दर्दनाक हादसा भी हो जाएगा और एक युवक की जान भी चली जाएगी और 2 लोगों की मौत हो जाती है। सड़क हादसा
जिसमें नील गाय के सामने आ जाने के कारण यह हादसा हुआ है। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो कि अपने उद्देश्य के लिए किसी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा होगा और ऐसे में क्या ही सोचा था कि सामने अचानक से नील गाय आ जाएगी और उस व्यक्ति की जान ही चली जाएगी। तो बेहद दुखद खबर, 2 लोग जख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया। 20 वर्षीय युवक को पीबीएम अस्पताल में रेफर किया गया है। तो दर्दनाक हादसा है, तस्वीरें आप देख लीजिए। घायल जो है दर्द में कराते हुए बेहद जख्मी हालत में दिखाई देते हैं। एक युवक की मौके पर मौत हो जाती है और युवक के परिजनों में शोक का माहौल है। और चलिए बात खाजूवाला की, जहां पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में विशेष नाकाबंदी की गई है। बॉर्डर इलाके में पुलिस की सघन जांच जारी है। बाहर से आने वाले वाहनों की सघन निगरानी की जा रही है। बॉर्डर इलाके में हो रही गतिविधियों पर पैनी नजर। सीमा सुरक्षा बल ने भी अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी की। मादक पदार्थों सहित अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी की है। तो बॉर्डर इलाके पे खास तौर पर पैनी निगाहें टिकी हुई है। जगह जगह नाकेबंदी भी है। मादक पदार्थ सहित अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर खासा निगरानी रखी जा रही है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र में विशेष नाकाबंदी। बॉर्डर इलाके में पुलिस की सघन जांच जारी है। बाहर से आने वाले वाहनों की सघन निगरानी की जा रही है। बॉर्डर क्षेत्र में अब हर गतिविधि पर पैनी नजर है, पैनी निगाहें टिकी हुई है जो भी बॉर्डर का इलाका है। और अब बात मध्य प्रदेश के देवास के खातेगांव विकासखंड में आज शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में 18 दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी मंडल अध्यक्ष ललित गुर्जर ने कहा कि नर सेवा ही वास्तव में नारायण सेवा है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये कृत्रिम उपकरण दिव्यांग बच्चों की दिनचर्या में अनुकरणीय बदलाव लाएंगे और उनके जीवन के लिए वरदान साबित होंगे। इस पहल का उद्देश्य शरीर की किसी भी कमी को इन आधुनिक उपकरणों के माध्यम से दूर करके बच्चों के जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाना है। तो ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। नर सेवा ही नारायण सेवा के ध्येय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के देवास में कोतवाली पुलिस ने नकली चांदी के सिक्कों के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला महात्मा गांधी मार्ग स्थित कंचन ज्वेलर्स के संचालक रमेश चौधरी की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत के मुताबिक 17 दिसंबर 2025 को उनके परिचित तौसिफ उर्फ तनवीर ने 50 चांदी के सिक्के गिरवी रखकर 55,000 रुपए उधार लिए थे। परिचित होने के कारण सिक्कों की तत्काल जांच नहीं की गई, लेकिन बाद में जांच करने पर वे नकली पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो कि देवास और उज्जैन के रहने वाले हैं। आरोपियों के कब्जे से कुल 153 नकली चांदी के सिक्के बरामद किए गए हैं। तो ठगी करने वाले गिरोह का पूरी तरह से पर्दाफाश होता है और 55,000 की धोखाधड़ी का मामला है। असली चांदी के नाम पर नकली सिक्के गिरवी रख करके ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता है और चांदी के सिक्के जब्त किए गए। डीडवाना शहर में जलभराव की समस्या ने विकराल रूप अख्तियार किया है। बारिश का पानी, ड्रेनेज का ओवरफ्लो और सीवरेज से निकलने वाला ट्रीटेड पानी शहर भर में जमा होकर के आमजन के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। निकासी और निस्तारण की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई इलाकों में पानी झीलों का रूप ले चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ चुके हैं। हालांकि अब राज्य सरकार ने बजट में इस समस्या के समाधान के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे शहर वासियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डीडवाना शहर में पिछले 3 दशकों से जलभराव की गंभीर समस्या है। शहर के सिंधी तालाब क्षेत्र, खारिया तालाब क्षेत्र और सालासर रोड पर जलभराव होता था।
लेकिन जब से शहर में सीवरेज योजना लागू हुई तब से इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। नगर परिषद ने जल्दबाजी में सीवरेज लाइन तो शुरू करवा दी, लेकिन एसटीपी से निकलने वाले परिशोधित पानी का निस्तारण नहीं किया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी की निकासी का कोई आउटलेट ही नहीं है। इसके कारण सीवर पानी को एसटीपी के बाहर ही मेला मैदान में छोड़ा जा रहा है। इससे गंदे पानी की समस्या और अधिक बढ़ गई है। वहीं मेला मैदान सीवरेज के गंदे पानी से विशाल झील का रूप बदल गया है। डीडवाना शहर के चारों ओर गंदे पानी की झील बन गई है, जबकि प्राचीन सिंधी तालाब और नमक झील भी सीवरेज के गंदे पानी से दूषित हो चुकी है। इसके अलावा सीवरेज लाइनें जाम होने से शहर की गलियों में भी सीवरेज का गंदा पानी व मलबा बह रहा है। शहर के कई वार्ड और इलाके के लोग गंदगी व कीचड़ के बीच नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। जल भराव की इस समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। इसके अलावा नगर परिषद ने सीवरेज के दूसरे फेज को भी मंजूरी दे दी है, जबकि पहले फेज में आने वाले सीवरेज पानी का ही कोई निपटारा नहीं हो सका है। ऐसे में भजनलाल सरकार ने जल भराव की समस्या के स्थायी निस्तारण एवं वर्षा जल निकासी के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लांट के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान भी घोषित किया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा ग्राम नैनपुरा में 3.75 हेक्टेयर लगभग 23 बीघा भूमि आवंटित की गई है, जहां एसटीपी से निकलने वाले पानी को एकत्रित किया जाएगा। इस पूरी योजना की डीपीआर तैयार कर ली गई है। डीपीआर में सीवरेज नेटवर्क, पंपिंग स्टेशन और परिशोधित पानी की पुनः उपयोग की योजना को शामिल किया गया है। ऐसे में अब इस योजना के जल्द ही धरातल पर उतरने की उम्मीद है। बहुत जल्द, क्योंकि इसकी डीपीआर बन चुकी है। डीपीआर अप्रूव होने के लिए हमने आरयूआईडीपी के हेड ऑफिस भेज भी दिया है, तो शीघ्र ही वो अप्रूव होकर आएगी तो काम शुरू हो जाएगा। तो बरसों से जो गंदे पानी की समस्या डीडवाना शहर के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था, उससे निजात मिल जाएगी। हमने राजस्थान सरकार से मांग की थी कि भाई इस बार बजट में हमें ये आप घोषणा करके इस हमारे वर्षा जनित पानी का और पानी की निकासी का ठोस निस्तारण के लिए कोई ऐसा जो प्लान है उसको स्वीकृति प्रदान करें। जल भराव की समस्या के स्थायी निस्तारण एवं वर्षा जल निकासी के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लांट हेतु 20 करोड़ रुपए की घोषणा से अब लोगों को इस समस्या के समाधान की उम्मीद जगी है। इस योजना के पूर्ण होने से डीडवाना के निचले इलाके में होने वाले जल भराव से मुक्ति मिलेगी। वहीं शहर को आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम मिल सकेगा। हालांकि कई लोगों ने जहां इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि अगर इस योजना को ईमानदारी, पारदर्शिता से धरातल पर लागू किया जाए तो निश्चित रूप से जल भराव की समस्या दूर हो सकती है। वहीं कई लोग इस घोषणा को महज औपचारिकता करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी कई बार जल भराव की समस्या के निदान के लिए योजनाएं बनी, लेकिन वह सरकारी दफ्तरों की फाइलों में दबकर ही सिमट गई। ऐसे में अब देखना होगा कि योजना कब तक धरातल पर उतरती है और कब समस्या का समाधान होगा। तो सरकार के द्वारा ये किया गया कदम बहुत सराहनीय है। मैं इस का स्वागत करता हूँ। हमारे आसपास में 2 तालाब है, खारिया तालाब और एक खानेड़ा बोलते हैं। इसमें अक्सर बारिश के दौरान में जल भराव हो जाता है, जिसके आसपास के इसके नज़दीक वाले से एरिया में घरों में पानी आ जाता है। बैठक करके एक डीपीआर बनाई और डीपीआर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब गई तो उन्होंने भी इसको स्वीकार किया और बजट के प्रथम जब 11 तारीख को बजट पेश हुआ था, उस बजट में ही हमारी इस मांग को प्रमुखता से माना और डीडवाना शहर के लिए 20 करोड़ जैसी बड़ी राशि, और वो भी सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, जो हमारा ट्रीटमेंट पानी जो क्षेत्रों में भर रहा है उसके निकासी के लिए जो हमें दी। मैं सोचता हूँ एक बहुत संवेदनशील मुद्दा था। हमारे क्षेत्र में जो पानी भराव की समस्या थी उससे बहुत ही बढ़िया निदान मिलेगा, और इसके लिए हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री जितेंद्र सिंह जोधा एवं हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा को धन्यवाद देते हैं, ताकि डीडवाना की जनता को राहत प्रदान करेंगे। डीडवाना शहर में वर्षा का पानी हो पहले से समस्या थी, उसके साथ ही अब जो सीवरेज जो डीडवाना में आई थी कि सीवरेज से गंदे पानी की निकासी हो जाएगी। इस बजट से मिली जल भराव की समस्या के स्थायी निस्तारण एवं वर्षा जल निकासी के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लांट हेतु 20 करोड़ रुपए की घोषणा निसंदेह नगर हित में कारगर होगी।